नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग है और उसमें जो डिबेट होता है सितंबर के महीने में वो स्टार्ट हो चुका है। और इसी बीच जो एक इम्पॉर्टेंट पहला जो दिन रहा डिबेट का उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टिसिपेट किया। ट्रंप तो वैसे भारत को कई बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं रशियन वॉर को लेकर, लेकिन पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से भारत को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया गया और साथ ही साथ टैरिफ की भी धमकी दी गई। आप देख सकते हो खबर, यूएस प्रेसिडेंट टारगेट्स इंडिया रिपीटेडली इन रैम्बलिंग स्पीच मेक्स आउटरेजियस वॉर एंड पीस क्लेम। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इनफैक्ट ट्रंप के द्वारा और भी कई सारे मुद्दे उठाए गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एर्डोगान ने कश्मीर को लेकर क्या कहा वो सब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज 24 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स देना चाहते हैं 2026 हो, 27 हो, 28 हो, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर लीजिए। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको ट्रंप के बारे में बताऊं, लेकिन उसके पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हर साल सितंबर को क्या होता है, जो लीडर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, इनफैक्ट पीएम मोदी भी कई बार गए हुए हैं, लेकिन इस बार एस जयशंकर साहब जा रहे हैं, तो ऑलरेडी वो अमेरिका में हैं। और 27 सितंबर को भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशंस के मन से बातें कहेंगे। और देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो यहां पर अमेरिका का मुद्दा लेकर आते हैं, क्या ट्रंप का वो जवाब देते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये जो एक इंपॉर्टेंट डिबेट होता है, जो अलग अलग देश हैं वो अपनी बातें वहां से रखते हैं और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं पूरे दुनिया से रिलेटेड वो वहां पर रखा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है हर साल सेकेंड ट्यूसडे को ओपन होता है सितंबर में, और इस साल 9 सितंबर को स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना कैलेंडर, जैसे आप देख पाओगे यहां पर कि 23 सितंबर से, मतलब कल पहला दिन था जो है, यहां पर जो डिबेट है वो स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्राजील पार्टिसिपेट करता है। क्या है कि कोई भी कंट्री जो है वो पहले आना नहीं चाहती थी, तो 1955 से जो है ब्राजील लगातार पहला स्पीकर होता है। और उसके बाद अमेरिका, क्योंकि अमेरिका होस्ट नेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो आपका अमेरिका में है, तो यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं। तो क्या है कि इस बार का जो थीम है आप सब जानते ही होंगे, ये 80th यूएनजीए है, क्योंकि 1945 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, तो ये 80th हो गया। और इस बार का थीम ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो क्या है कि इस बार का अगर आप एजेंडा देखोगे तो इस बार काफी फोकस किया जा रहा है पैलेस्टीन को लेकर, कि पैलेस्टीन का जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे देशों ने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। मतलब जैसे आप सुने होंगे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, तो ये देशों ने यहाँ पर अल्टीमेटली ये कहा है कि पैलेस्तीन भी एक कंट्री होना चाहिए। जो 2 नेशन स्टेट्स हैं बेसिकली, उसको एक प्रकार से सपोर्ट किया जा रहा है। तो पैलेस्तीन इस बार काफ़ी फोकस में है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल फूड क्राइसिस जो नॉर्मली रहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है कि ट्रंप, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हर एक लीडर को एक टाइम अलोकेट किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने अपने टाइम से आई थिंक 3 गुना ज़्यादा जो है वो ले लिया और यहाँ पर स्पीच दिया। और इसी स्पीच के दौरान वो वापस से रशिया यूक्रेन वॉर पर आ गए। और देखिए यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया दैट इंडिया एंड चाइना आर हेल्पिंग फंड रशियाज वॉर मशीन, क्योंकि भारत और चाइना ऐसे देश हैं जो ऑयल और गैस को खरीद रहे हैं। अगर ट्रंप की ये बात सही है तो यहां पर टैरिफ भारत पर ही क्यों लगाया जा रहा है, क्यों नहीं चाइना पर लगाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जो उठता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो परचेज है इट इज बेसिकली फाइनेंसिंग पुतिन्स एग्रेशन। और उन्होंने क्लेम किया कि इस तरह का जो ट्रेड है वो वेस्टर्न सैंक्शंस को अंडरमाइन कर रहा है, जो वो लगातार कहते भी आ रहे हैं। तो इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, यहाँ पर अगर इस तरह से भारत परचेस करता रहा ऑयल को, तो यहाँ पर हम और टैरिफ लगा देंगे। मतलब आप सब जानते हैं ऑलरेडी 50% टैरिफ भारत पर लगा हुआ है, यहाँ पर और ज़्यादा टैरिफ लगने के चांसेस हैं, जिस तरह से ट्रंप के द्वारा ये बोला गया है यूनाइटेड नेशन से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से अमेरिका ने डायरेक्टली भारत को टारगेट किया है। कई सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि देखो अभी क्या है कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहा है, मे भी हो सकता है कि अगेन भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही हो। वैसे मैं आपको बता दूं एस जयशंकर साहब इस समय अमेरिका में हैं। 27 सितंबर को वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो रूबियो हैं
उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के बाद कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। यहां पर रूबियो ने कहा है कि हम बहुत जल्द भारत के साथ जो टैरिफ का मामला है उसको फिक्स कर देंगे। तो एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। रिसेंटली आपने देखा कि ट्रम्प जो है वो पीएम मोदी को कॉल करते हैं, सबसे पहले लीडर होते हैं अपने बर्थडे पे कॉल करने वाले, और यहां पर सब कुछ अच्छा बता रहे थे, सब कुछ ठीक है ऐसा है। तो अचानक से कुछ कुछ होता रहता है। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, इस बार ट्रंप ने सिर्फ भारत को ही क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज को भी क्रिटिसाइज किया कि यूरोपियन कंट्रीज भी, और देखो भारत बार बार इसी चीज को बोल रहा था कि यूरोप भी खरीद रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज करो। तो इस बार ट्रंप ने यूरोप को भी क्रिटिसाइज किया कि वो रशियन एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी लगातार खरीद रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि ट्रंप जो है, ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और रशिया का ट्रेड और ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट जब वो अपने फ्लाइट में थे, प्लेन में थे, तब उनसे पूछा गया था ये सवाल रिपोर्टर्स के द्वारा कि जो अमेरिका का ट्रेड बढ़ा है, तो ही इज लाइक ब्लैंक, उनको पता ही नहीं है। वो अपने जो साथी हैं उनको ये बोलते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। तो जब ट्रंप ये बात आती है तो ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे देशों को लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर भारत जिस चीज़ को काउंटर करता आया है कि इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था। तो अगेन अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस के मंच से ट्रंप ने वापस से रिपीट किया कि वो 7 युद्ध को खत्म कर चुके हैं, रोक चुके हैं। इनफैक्ट उनका कहना था कि सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर आई हैव एंडेड 7 अनएंडेबल वॉर, मतलब ये ऐसे वॉर थे जो कभी खत्म नहीं होते। और यहां पर 7 वॉर का नाम लिया उन्होंने और कहा कि एक तो इजराइल और ईरान का वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, थाईलैंड कंबोडिया का वॉर जो स्टार्ट हो रहा था, आर्मेनिया और अजरबैजान हो गया, इजिप्ट और इथियोपिया हो गया, और सर्बिया और कोसोवो हो गया। तो उन्होंने इसका नाम लिया और कहा कि ये सारे वॉर मैंने रुकवाए हैं। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि वो नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे होंगे। खैर, यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैंने करके दिखाया, आज तक दुनिया के किसी भी लीडर ने इतना क्लोज भी नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशंस को भी कि यूनाइटेड नेशंस है किस लिए, क्योंकि इस वॉर को रोकने में यूनाइटेड नेशंस का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस को यूनाइटेड नेशंस मीट नहीं कर पा रहा है। इट्स एम्प्टी वर्ड्स एंड एम्प्टी वर्ड्स डोंट सॉल्व वॉर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां पर क्या है, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने 7 वॉर रुकवाया, ठीक है, और दूसरी तरफ जो दुनिया के सबसे लंबे समय से जो वॉर चल रहे हैं इस समय, आप सोचिए रशिया यूक्रेन वॉर, वो क्या बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले कि यहां पर मैं प्रेसिडेंट बनते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको रोकवा दूंगा। तो उन्होंने फाइनली इस चीज को एडमिट किया कि वो इसमें फेल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जो यूक्रेन वॉर, इनफैक्ट उन्होंने ये पहले कहा कि यूक्रेन वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं होता अगर मैं प्रेसिडेंट होता। तो मैंने ये सोचा था कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर वॉर को रुकवा दूंगा, क्योंकि मेरा जो रिलेशनशिप है पुतिन के साथ वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अभी भी गाजा इजराइल वॉर जो चल ही रहा है, चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप के द्वारा बोला तो काफ़ी कुछ जाता है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी कुछ और है जो शायद वो बोलते नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रंप ने एक और चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया, और वो है माइग्रेशन। आप सब जानते हैं कि ट्रंप बार बार इमिग्रेशन को लेकर हमला करते रहते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा यू ऑल आर गोइंग टू हेल, ट्रम्प स्लैम्स यूएन वेस्टर्न नेशंस ओवर माइग्रेशन। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जिस तरह से इतनी सारी भीड़ लोग, चाहे मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, यहाँ से लोग अमेरिका में आ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, तो उसको लेकर ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशंस को और वेस्टर्न कंट्रीज को भी कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं दे विल ऑल गो टू हेल। लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की है। फिर इसके अलावा ट्रंप ने ग्लोबल वार्मिंग को अगेन यहां पर क्रिटिसाइज कर दिया कि इसको लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कंसर्न्स होता रहता है, द ग्रेटेस्ट कॉन जॉब एवर परपिट्रेटेड ऑन द वर्ल्ड, मतलब उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है। तो अगेन उन्होंने इस चीज़ को कह दिया। सो ऑल दे सीम टू डू इज राइट अ रियली स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर, इट्स एम्प्टी वर्ड्स एंड एम्प्टी वर्ड्स डोंट सॉल्व वॉर। इस तरह की चीज़ों में मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस को क्रिटिसाइज किया है। तो ये तो चलो हो गया ट्रंप की बात, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पर्सपेक्टिव से एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुआ वो था टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, उन्होंने वापस से कश्मीर का मुद्दा उठाया। और देखो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है कि एक तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया दैट
अ रेजोल्यूशन फॉर द इशू ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। तो यहां पर क्या है ना, मैं आपको बता दूं, एर्डोगान पहले भी अगर आप देखोगे जब भी यूनाइटेड नेशंस में बोले हैं तो वो कश्मीर का जिक्र किए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पिछले साल अगर आपको याद हो 2024 में उन्होंने इस चीज़ को स्किप कर दिया था, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बोला था। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं, 2024 में जो टर्की है वो चाहता था कि ब्रिक्स का पार्ट बन जाए, तो यहां पर ब्रिक्स का पार्ट तो नहीं बना वो, क्योंकि बहुत सारे रिसेंटली आपने देखा होगा कई कंट्रीज ज्वाइन किए, 11 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स के अंदर, तो टर्की पार्ट तो नहीं बना, लेकिन उसको पार्टनर कंट्री का स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्की सपोर्ट चाह रहा था भारत से कि उसको भी इसका पार्ट बनाया जाए, वो नहीं हुआ, तो वापस से अब वो कश्मीर के मुद्दे पर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं पहले दिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में। आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें। अब देखते हैं भारत की तरफ से क्या जवाब आता है, एस जयशंकर साहब क्या बोलते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हम, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का क्रिएशन डायरेक्टली कौन से कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ था, मतलब कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसकी वजह से इट डायरेक्टली लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों इस नवरात्रि एक शुभ शुरुआत करिए अपने आईएएस जर्नी की। स्टडी IQ IAS लेकर आया है नवरात्रि सेल, जो कि वैलिड है सिर्फ 24 सितंबर तक। बैचेस फॉर यूपीएससी 2027 एंड 2028 हैव जस्ट स्टार्टेड, जिसमें आपको मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट। अर्ली ज्वाइनर्स को मिलेगा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप। बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2027 या 2028। कोड यूज करिए अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 09240023 स्मार्ट एस्पिरेंट्स टाइमिंग को समझते हैं, आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली जीत है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।